We are dealing with NCERT चैप्टर 4 अब इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन। इसमें इससे पहले हम लोगों ने पाकिस्तान के साथ जो 1965 का वार था वहां तक का हमने कवर किया है, और अभी हम लोग बात करेंगे, अभी 2-3 टॉपिक इसमें रह गए हैं, लाइक बांग्लादेश लिबरेशन वार एंड कारगिल के बारे में भी थोड़ा नीचे दिया गया है, और उसके बाद में इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी, इंडिया के जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो, और जो शिफ्टिंग ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स 1990 के बाद, या फिर आप बुक में कहता है कि पोस्ट इमरजेंसी पीरियड में थोड़ा आपको देखने को मिलता है, जब सोवियत यूएसएसआर कोलैप्स हो जाता है तो इंडिया जो 1950s और 60s में इंडिया और अमेरिका के रिलेशन कभी अच्छे थे ही नहीं, वो 1990 के बाद आपको देखने को मिलते हैं, थोड़ा नॉर्मलाइज होना शुरू करते हैं, और ट्रेड के पर्सपेक्टिव से चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो, इंडिया के क्लोज आना शुरू होते हैं। उसमें कई सारे रीजंस हैं, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे, वो है बांग्लादेश लिबरेशन वार एंड देन कारगिल के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, तो वो देखने की कोशिश करते हैं। तो पूरी कहानी आपको समझने से पहले मैं 2 चीजें बताना चाहूंगा कि दिस वाज रीजन व्हिच इज नोन एज ईस्ट पाकिस्तान। क्या है? ईस्ट पाकिस्तान, एंड दिस रीजन वाज वेस्ट पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान 2 कंट्री बने थे, आपको सब हम लोग डिस्कस ही कर रहे हैं पार्टीशन के बाद, लेकिन जो हमने ये भी देखा था कि कोई मुस्लिम का जो कंसंट्रेशन था वो कहीं एक ही जगह पर तो था नहीं, एक ये ब्लॉक था और ये एक ब्लॉक था, तो 2 पाकिस्तान बने थे, एक ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। अब प्रॉब्लम ये था कि जो वेस्ट पाकिस्तान है यहीं पर सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल्स हुआ करते थे, सारा एडमिनिस्ट्रेशन यहीं पर है। तो ये वाले लोग जो लोग थे इनको एक बड़ी शिकायत थी, वो थी कि हमें कैसा ट्रीट किया जा रहा है, सेकंड क्लास सिटीजन की तरह, हम एक सेकंड क्लास सिटीजन हैं, ठीक है। तो इनको बड़ी प्रॉब्लम होती है इनके दोनों में आपस से, ठीक है। और क्या है कि ये जो रीजन है ये इस पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, तो यहाँ के जो लोकल लीडर्स होते हैं वो जोर लगाते हैं और इस गवर्नमेंट पर क्या करते हैं, बहुत प्रेशर लगाते हैं 1950 के बाद से ही। लेकिन ये सिलसिला जब 1970 में पहुंचता है, 1970 में, कब? 1970 में जब पाकिस्तान के पहला ढंग का जनरल इलेक्शन होता है। एनसीईआरटी कहती है कि 1970 में जब पाकिस्तान का पहला जनरल इलेक्शन होता है, क्या फर्स्ट जनरल इलेक्शन होता है, तो यहां पर और इस सेक्शन में 2 पार्टीज हैं, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ की जो रीजनल पार्टी हुआ करती है, क्योंकि ये दोनों एक फेडरेशन हुआ करते हैं, ठीक है, फेडरेशन 2 ही स्टेट है, तो इन दोनों को पाकिस्तान मिलाकर ही कहा जाता है, इसको ईस्ट पाकिस्तान, इसको वेस्ट पाकिस्तान। यहाँ की जो एक पार्टी थी उसका नाम है आवामी पार्टी, आवामी पार्टी, ठीक है, और इसके बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे शेख मुजीबुर रहमान। क्या नाम था? शेख मुजीब उर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान और आवामी पार्टी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा शख्सियत यहां पर निकल कर आते हैं। दूसरा, यहां पर जो पार्टी होती है उसका नाम था पीपीपी। पीपीपी का मतलब प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप नहीं, पीपीपी का मतलब पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो यहां पर कौन सी पार्टी है? पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान। और इसके जो लीडर होते हैं वो जो भुट्टो फैमिली, आपको पता है ना, जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है, बहुत फेमस नाम है, आप सभी लोग जानते होंगे, जुल्फिकार अली भुट्टो। तो ये भुट्टो फैमिली और ये रहमान फैमिली आज भी अगर आप देखो तो पाकिस्तान में बहुत बड़ी, बाद में तो शेख हसीना के साथ जो है असैसिनेशन और कई सारे इश्यूज हुए, लेकिन रहमान फैमिली और आज भी कह सकते हैं कि जो बांग्लादेश है वहां पर बहुत बड़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली मानी जाती है। और जब आजादी के बाद पाकिस्तान में, वेस्ट पाकिस्तान में जो भुट्टो फैमिली थी इसका भी बहुत ज्यादा वर्चस्व था, और हर पॉलिटिकल सिचुएशंस में, पॉलिटिकल डिसीजन में इसका इंटरफेरेंस रहा ही है। तो इसके लीडर थे जुल्फिकार अली भुट्टो। अब जब इलेक्शन हुआ तो जो वेस्ट पाकिस्तान है उसकी बहुत बुरी तरह से डिफीट हुई का मतलब ये अच्छी से सीटें जो हैं क्या हुई, सीट इसको नहीं मिली। यहाँ के जो सिटीजन थे उन्होंने अपनी आवामी पार्टी को बहुत ज्यादा क्या किया, बहुत ज्यादा दे सपोर्टेड आवामी पार्टी। उनको ऐसा लगता था कि हम अपने ही लीडर को, किसी को रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे तो हमारा अच्छा डेवलपमेंट होगा। फिर अब जो जुल्फिकार अली भुट्टो हैं वो इनकी कंडीशंस को मानने के लिए तैयार नहीं होते, ये कहते हैं कि हमें कुछ और
कई सारी शर्तें होती हैं। एनसीईआरटी उतना डिटेल में नहीं गई है, फिर भी आपको जानना चाहिए कि डेवलपमेंटल इश्यूज को लेकर नया फेडरेशन की बात करते हैं, कई सारी टर्म्स एंड कंडीशन रखते हैं वेस्ट पाकिस्तान पर कि भाई हम तो मेजोरिटी में आए हैं, ये जो पार्टी है यहाँ की आवामी पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, और इसके ऊपर परफॉर्म जो है वेस्टर्न पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है, और जो जुल्फिकार अली भुट्टो है उनको ये बात पसंद नहीं आती है। बदले में दोनों को आपस में सामंजस्य बनाना चाहिए। जुल्फिकार अली भुट्टो जो है शेख मुजब्बिर रहमान को अरेस्ट करवा लेते हैं। क्या करवा लेते हैं? अरेस्ट करवा लेते हैं। तो मतलब डेमोक्रेसी की हत्या तो पाकिस्तान में इज वेरी नॉर्मल थिंग, ठीक है। तो फेल्ड स्टेट में क्या होता है, एक लीडर जो जनता के द्वारा चुनकर आता है उसको आप अरेस्ट करवा ले रहे हो, तो ये क्या है? पाकिस्तान, दैट इज व्हाई पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट, ठीक है। आज भी उसको फेल्ड स्टेट ही कहा जाता है, आर्मी का शासन है। एक ऐसे लीडर को आप अरेस्ट कर ले रहे हो जो मेजॉरिटी में आया है। फिर इश्यूज बड़े होने शुरू हो जाते हैं। जब उनके लीडर को अरेस्ट किया जाता है तो यहाँ की पीपल का जो एग्रेशन है वो बढ़ेगा, ऑफ कोर्स बढ़ेगा। पीपल ने इसको वोट किया है शेख मुजब्बिर रहमान को, और उन्हीं को अरेस्ट किया जाता है, तो पीपल का जो एग्रेशन है वहां के लोगों का वो बढ़ेगा, ठीक है। वो अपने लिबरेशन के लिए बढ़ेंगे, और जब पीपल का एग्रेशन बढ़ेगा तो जो दूसरा इश्यूज है, पहला तो इनको अरेस्ट करवा लिया जाता है, दूसरा जो है यहाँ पर आर्मी को मूव करा दिया जाता है। जो पाकिस्तानी आर्मी है वो जाती है और लोगों का रिप्रेशन करना शुरू कर देती है। ऐसे में जो लोगों का एंगर है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है, ठीक है। इनको लगता है कि हम ऐसे ही सरकार बना लेंगे, ठीक है। तो इस बार लेकिन टफ था, और इन्हीं सारी सिचुएशन में एक लिबरेशन वार शुरू हुआ, जिसे कहते हैं बांग्लादेश वार ऑफ लिबरेशन, ठीक है। बांग्लादेश का लिबरेशन वार शुरू हुआ, जिसको एनसीईआरटी कवर करती है। अब हमको ये याद रखना है कि हम लोग पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको रिमाइंड करता रहता हूं कि हम लोग पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं, पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो इसमें इंडिया का जो रोल है वो अब हम देखने की कोशिश करते हैं। मैं इसको रफ करने जा रहा हूं कि इंडिया का रोल क्या रहा इसमें, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। बस आपको ये याद रखना है कि जो आवामी पार्टी है उसके जो लीडर होते हैं मुजब्बिर रहमान, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, और जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं रिगार्डिंग पावर, रिगार्डिंग गवर्नमेंट, ठीक है, रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, उसको पाकिस्तान के जो वेस्टर्न पाकिस्तान के लीडर होते हैं भुट्टो, वो मानने को तैयार नहीं होते हैं। बदले में उनको अरेस्ट भी करवा लिया जाता है, और पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा वहां के लोगों का रिप्रेशन भी करा दिया जाता है। अब इसमें इंडिया के सामने क्या समस्या है आप ये देखो। इंडिया के सामने समस्या है, वो सबसे बड़ी समस्या है रिफ्यूजी, ठीक है। कौन सी समस्या है? रिफ्यूजी। इंडिया में कई सारे लोग जो है एज ए रिफ्यूजी आते हैं। एनसीईआरटी कहती है कि लगभग 80 लाख लोग भारत के जो ईस्टर्न बेल्ट है यहाँ पर आना शुरू कर देते हैं। जब वहां पर आर्मी का रिप्रेशन होता है तो लोग भाग कर भारत में आते हैं, ठीक है। उनकी सुख सुविधाएं, उनको रहने के लिए जब परेशानी होने लगती है तो वो अपने नेबर स्टेट भारत में आते हैं, ठीक है। तो ऐसे में जो इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर होती हैं। अभी एक मूवी आ रही है जनरल मानिक शाह पे, ठीक है। वो उसमें विक्की कौशल इज गोइंग टू प्ले अ रोल ऑफ जनरल मानिक शाह, जो उस समय के आर्मी के बहुत बड़े जनरल हुआ करते थे। उनके ही शौर्य के कारण जो ऐसा माना जाता, और एक नेवल के जो बहुत बड़े इट मीन्स ऑफिसर होते हैं, तो उन लोगों का रोल इतना ज्यादा है कि उससे मूवी भी बन रही है, आप देखिएगा। तो उसमें पूरी कहानी जो जनरल है मानिक शाह उसको पोर्ट्रेट करने की कोशिश होगी। अभी मूवी आई नहीं है, बात चल रही है, बट फिर भी दैट इज अनदर एस्पेक्ट। ये जो 80 लाख भारत में माइग्रेशन शुरू हो जाता है, कई सारी संख्या में माइग्रेशन करके लोग आने लगते हैं रिफ्यूजी कैंप्स में। असम और जो नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट है वहां पर आने लगते हैं। अब आप ये रिफ्यूजी वाली समस्या को समझना, क्योंकि जो आज जितनी ज्यादा एनआरसी और ये सारे डिबेट्स चलते हैं उसमें क्या है, 80 लाख लोग वहीं से उस समय आते हैं। तो इंडिया में जब भी कोई रिफ्यूजी की डिबेट्स होती है तो ये सारी कहानी बांग्लादेश के आसपास से ही शुरू होती है, बांग्लादेश वार से ही। तो आप ये वही पिक्चर है पहला। ऐसे में इंडिया का जो रोल होगा, इंडिया की जो पीएम है वो कौन है? आयरन लेडी दैट इज इंदिरा गांधी। उनको सबसे बड़ी चैलेंज ये होता है, बुक में नहीं दिया गया लेकिन आपको जानना है, क्योंकि इंडिया किसी वार में तो जाना नहीं चाहता है, ठीक है। उसके बाद अपनी जो है अपने एस्पिरेशंस है, फिर भी इंडिया वेट एंड वॉच करता है। अमेरिका जैसी कंट्रीज को ऑफर देता है कि आप इस मामले को सुलझा लो। इवन जो जनरल मानिक शाह होते हैं और अमेरिका के उस समय प्रेसिडेंट होते हैं निक्सन, ठीक है। कौन होता है? निक्सन।
ठीक है। निक्सन के एडवाइजर होते हैं, वो होते हैं किसिंगर के साथ और मानिक शाह के साथ बातचीत होती है कि आप सुलझा लो, आप नहीं सुलझाओगे तो हमें अपने स्तर से सुलझाना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन वो उतना ज्यादा क्या होता है, फेल हो जाती है वो टॉक। अब ये आपको याद रखना, पहला इंडिया ने लोगों को मौका दिया जो बड़े बड़े सुपर पावर है कि आप सुलझा लो, ठीक है, नहीं सुलझाओगे तो हम सुलझाएंगे। लेकिन बदले में क्या किया, बदले में यूएसए ने क्या किया, एक बड़ी ही ट्रिक अपना ली, वो है यूएसए, पाकिस्तान एंड चाइना। यूएसए, पाकिस्तान, चाइना का फैक्शन बनकर उभर कर आने लगा, ऐसा माना जाता है। और बुक में भी लिखा हुआ है कि जो यूएसए के प्रेसिडेंट है निक्सन, उनके पर्सनल एडवाइजर और मिलिट्री के बहुत बड़े एडवाइजर होते हैं वो किसिंगर, वो पाकिस्तान के रास्ते चाइना जाते हैं, एक फैक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में इंडिया को भी पता है कि बांग्लादेश में प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, तो इंडिया भी अपनी चाल चलता है और अगस्त 1971 में यूएसएसआर के साथ एक ट्रीटी साइन कर लेता है। क्या साइन कर लेता है? ट्रीटी। और इस ट्रीटी को कहते हैं ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, दोस्ती और शांति की पीस कर लेता है 20 सालों के लिए। ये 20 सालों की भी ट्रीटी होती है, मतलब इंडिया फिर से अपने जो पुराना उसका रिलेशन था, आइडियोलॉजिकल रिलेशन था आजादी के समय यूएसएसआर से, कम्युनिज्म के चलते, लेकिन अभी वो खुल करके रसिया के साथ चला है। रसिया ने इसको अश्योर किया कि कोई जो है वार एंड एग्रेशन होगा तो हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, किसी भी अटैक से आपको बचाएंगे। यही होता है ना ट्रीटी का मतलब, क्या होता है। तो जब इंडिया ने ट्रीटी साइन किया तो यूएसए और चाइना जैसी कंट्रीज फिर से बौखलाने लगी। उस समय चाइना और यूएसए के बीच में बहुत बड़ा रिफ्ट हुआ करता था। तो आपको ये याद रखना है, ऐसे में इंडिया के ऊपर बहुत बड़ा हाथ हो गया था यूएसएसआर का। और फिर मैडम जी बहुत कॉन्फिडेंस में थी, मैडम मतलब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी। उन्होंने देखते देखते जब सिचुएशन प्रॉब्लम होने लगी, तो आप देखोगे कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह ढेर सारी हैं। उस समय ऑल इंडिया रेडियो होता था, तो कोई भी बात होती है तो मैडम आती हैं ऑल इंडिया रेडियो पर बात करती हैं। सबसे बड़ा जो इस वार में 2-3 डेट आपको याद रखनी है, 3 दिसंबर 1971, 4 दिसंबर 1971 और उसके बाद में 16 दिसंबर 1971। ये आपको डेट याद रखनी है। और जो सबसे लास्ट में डेट है वो है 3 जुलाई 1972। ये 4 डेट आपको इस वार से संबंधित याद रखनी है बस। 3 दिसंबर 1971, 4 दिसंबर 1971, 16 दिसंबर 1971 और 3 जुलाई 1972। ये डेट मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने क्या किया, जो इंडिया का वेस्टर्न एरिया है यहां पर अटैक करना शुरू कर दिया, पठानकोट, राजस्थान, पंजाब, इस एरिया में, ठीक है। उससे ये वार ऐसे ही शुरू हुआ। फिर मैडम इंदिरा गांधी 4 जुलाई को ऑफिशियली इंडिया क्या करता है, ऑफिशियली इंडिया डिक्लेयर कर देता है वार, ठीक है, ऑफिशियली इंडिया डिक्लेयर कर देता है। और ऐसा माना जाता है कि विद इन 13 डेज, 13 दिन के अंदर जो है पाकिस्तानी सेना ने अपने घुटने टेक दिए। बड़ी इतिहास की बहुत बड़ी गाथा है, कई सारी डॉक्यूमेंट्री है, मैं इस पर नहीं जा रहा हूं। बस आप जानो कि कई सारी डॉक्यूमेंट्री 10-15 मिनट की आप देखोगे तो आपको मतलब प्राउड फील होगा कि 13 दिन में बांग्लादेश जैसे देश का जन्म हो गया। ऐतिहासिक घटना 13 दिन में। और इंडियन आर्मी का जो मुक्ति वाहिनी कैंपेन चला था ना, ऑपरेशन मुक्ति वाहिनी, ऑपरेशन जैकपॉट कहते हैं इसे, मुक्ति वाहिनी, बांग्लादेश को मुक्ति कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और फिर पाकिस्तान ने घुटने टेके और फाइनली शिमला एग्रीमेंट होता है 3 जुलाई को, ठीक है। 16 दिसंबर तक सारा काम तमाम हो गया था। अभी जानना कि जो अमेरिका है, अमेरिका अपनी जो है एक फोर्स को भी भेजता है बे ऑफ बंगाल के लिए, ठीक है। लेकिन जैसे अमेरिका भेजता है तो रसिया भी इंडियन ओशन में अपनी फोर्स भेजने लगता है, ठीक है। तो मतलब ये वर्ल्ड का पावर भी ये वार जो है, लिबरेशन वार अट्रैक्ट करता है। लेकिन जब तक इन लोगों की फोर्स आती है उससे पहले इंडियन आर्मी ने काम तमाम कर दिया था। इंडियन आर्मी और इसमें इंडियन का जो नेवल कमांड था उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कई सारी मूवीज बनी हैं, ठीक है, तो उसमें नेवल के जो शौर्य हैं भारतीय नेवी, उसके भी गुणगान को दिखाया गया है। तो शिमला एग्रीमेंट होता है। शिमला एग्रीमेंट में जो आयरन लेडी होती है इंदिरा गांधी जी और जुल्फिकार अली भुट्टो उस समय के प्रेसिडेंट होते हैं, उनके साथ ये एग्रीमेंट होता है। और इसमें ये आपको याद रखना है, जो ट्रीटी होता है ये बुक में दिया गया, आपको पता है शिमला एग्रीमेंट में क्या होता है। पाकिस्तान एक तरह सरेंडर करता है, ठीक है। पाकिस्तान पहले निवेदन करता है इंडिया के कि आप सीज फायर को रोक लो, ठीक है, आप यूनिलेटरी रोक लो। लेकिन जो मानिक शाह रहते हैं वो मानते नहीं, कहते हैं इस बार तुमको सरेंडर करना पड़ेगा। तो पाकिस्तानी सरेंडर
सेना जो है सरेंडर करती है और लगभग 90,000 लोग अपने घुटनों पर सरेंडर करते हैं, ठीक है। तो कई सारी टर्म्स एंड कंडीशन है। इसके बाद जो बांग्लादेश को लिबरेट होता है, फिर जुलाई में ये 3 जुलाई 1972 को ये एग्रीमेंट होता है और फिर अगस्त सितंबर में जो है बांग्लादेश के साथ भी एक ट्रीटी होती है, बांग्लादेश लिबरेट होता है। और वहां के जो अभी पिछले दिनों खबर आई कि वहां की जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो आज भी इस बांग्लादेश का जो भी डिफेंस मिनिस्टर होता है वो भारतीय आर्मी का, भारतीय जो शहीद हुए जवान इसमें भारत के, उनके लिए हमेशा कृतज्ञ रहता है, ठीक है, हमेशा ग्रेटिट्यूड शो करता है, सम्मानित करता है। ये हमेशा बांग्लादेश में चलता रहता है, ठीक है, कि भारतीय जो शौर्य गाथा है वो बांग्लादेश में उतने ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है, उन लोगों को बताया जाता है कि रोल ऑफ इंडियन आर्मी क्या था। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैं इसको रफ कर रहा हूं, वो है कि इस वार के बाद, चूंकि हम लोग इंडिया की पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं, तो आप ये जाने जो आयरन लेडी हैं गांधी जी, मतलब इंदिरा गांधी महोदया, तो ये जो इनका जो कैरियर है ना, इनका कैरियर में बूम आ गया। बूम आ गया मतलब कि इनकी प्रशंसा बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में, बड़े बड़े जो है इतिहासकारों ने बहुत बढ़ चढ़ के लिखा है। तो आयरन लेडी बनी और 1971 में जो इलेक्शन हुआ उसमें फिर से बहुमत में आई, ठीक है, क्योंकि नेशनलिस्ट का जो वार था, नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के अंदर फिर से आने हुई, हमारी आर्मी ने ये कर लिया, हमारी आर्मी ने वो कर लिया। तो उसके बेसिस पर जब भाई नेशनलिज्म और आर्मी को पता है नहीं कि हमेशा से ये किया जाता है तो फायदा होता। अभी वेरी रिसेंटली इलेक्शन में आप देख सकते हैं, तो वो कहने की जरूरत नहीं है मुझे, आप सब जानते हैं। इंदिरा गांधी के कैरियर में एक बूम आता है और वो एक बहुत बड़ी लीडर बनकर आती हैं। तो अभी देखो कि 1974 में न्यूक्लियर वार का भी, न्यूक्लियर टेस्ट भी कर देती हैं, ठीक है। तो कई सारी चीजें हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वार कि जिसके बाद इंडिया के जो वर्ल्ड में इंडिया का ओहदा था वो बढ़ जाता है। अभी देखने की कोशिश करते हैं कि लेकिन इस वार ने कुछ भी किया हो, बेशक हम जीते हों, लेकिन हमारे सामने एक नया देश था, एक नए चैलेंजेस थे, वो इकोनॉमिक चैलेंजेस थे। इंडिया का जो डिफेंस बजट था उसको काफी इंक्रीज होना पड़ा, तो कई सारी अन्य सुविधाओं से पर हमारा ध्यान नहीं गया। एनसीईआरटी का बताने का मतलब यही है कि बेशक हम वार जीते, लेकिन इकोनॉमी पे तो हमारे असर पड़ा ही ना इसका। हमारी मुद्दों से जो प्राइमरी गोल्स होते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, उससे कुछ दिनों के लिए तो हम भटक ही गए, लगभग 1-1.5 साल के लिए। तो उसके चैलेंजेस हमेशा रहते हैं। प्लस पहली बार इंडिया को रियलाइज होने लगा इस दौरान, इवन चाइना के वार के बाद ही, कि इंडिया ने डिफेंस प्रोडक्शन के लिए 1964 के आसपास ही आप देखो डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए काम करना, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एक्सपोर्ट बनाया गया इंडिया में। क्या बनाया गया? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एक्सपोर्ट। क्या बनाया गया? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज। ऐसे जो है भारत में कई सारे डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं डिफेंस के ओरिएंटेड। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज, ये 1965-66 में ऐसे बनते हैं। फिर उसी के दौरान जो आपको बताया जाता है कि 1959 से लेकर के ठीक है, जो फोर्थ 5 ईयर प्लान भी इसी दौरान चलता रहता है। एक तरफ अपने देश में फोर्थ 5 ईयर प्लान चलता है, दूसरी तरफ जो है बांग्लादेश का लिबरेशन वार चलता है। तो कई सारी चीजों पर एनसीईआरटी देखता है कि जो वार होता है वो एक्चुअली में, ठीक है हम जीत गए, बट इट इंक्रीजेस द बर्डन ऑन इंडियन बजट, ठीक है। तो इंडिया का जो बजट है उसमें कई सारी इश्यूज आए। अभी एक जो लास्ट में आपको ये याद रखना है, कारगिल के बारे में भी थोड़ा याद है। कारगिल के बारे में हम सबको बहुत पता है, बस आपको बस रिकॉल करा दे रहा हूं कि कारगिल को बेसिकली बुक में भी या कई सारे लोग कारगिल वार नहीं कहते हैं, कारगिल कन्फ्लिक्ट कहा जाता है। जो आपको पता है भारत के साइड एलओसी है, द्रास, कई सारी जगह हैं। एनसीईआरटी में साइड में लिखा गया, बट मैं आपको रिकॉल करा दे रहा हूं। जो कारगिल कन्फ्लिक्ट होती है ये 1999 में होता है। ऐसा माना जाता है कि 1999 में जो ये वार हुआ था, इसके पीछे की पॉलिटिक्स समझो, इसमें भारत की विजय हुई, भारत इसमें जीता। लेकिन एनसीईआरटी कहता है कि इसमें 2 चीजें हुई। इस वार ने 2 चीजों को एक्सपोज किया। पहला ये एक्सपोज किया कि ये दोनों जो कन्फ्लिक्ट थे, कारगिल का जो कन्फ्लिक्ट था, ये वार में नहीं कन्वर्ट हुआ। क्यों नहीं कन्वर्ट? वार में मतलब ये वार एकदम फुल फ्लेज वार नहीं होता, एक आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, इसे बहुत सारे इतिहासकार या पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं। और उनका तर्क ये है
कि उस समय इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज क्या हो गए थे, न्यूक्लियर पावर हो गए थे, दोनों के पास न्यूक्लियर था। तो अगर इन केस ये कारगिल वार होता तो न्यूक्लियर पावर का भी यूज हो सकता था और जिसमें तबाही ज्यादा हो सकती थी। ठीक है, जीतना और ना जीतना इज अनदर थिंग, ठीक है, अलग बात है। लेकिन आपको याद रखना ये कारगिल कंफ्लिक्ट ही रह गया था, इट वॉज अ मेजर अचीवमेंट। एंड सेकेंड थिंग, जो पाकिस्तान के पीएम थे, ऐसा माना जाता है कि उनको पता ही नहीं था कारगिल कंफ्लिक्ट के बारे में। तो पाकिस्तान में जो आर्मी का रूल होता है, कुछ दिन बाद पाकिस्तान के जो आर्मी के चीफ होते हैं जनरल मुशर्रफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लेते हैं, ओवरथ्रो कर लेते हैं। तो इसी वार के बाद पाकिस्तान में क्या होता है, आर्मी का रूल एस्टेब्लिश हो जाता है। पूरी तरह से जनरल मुशर्रफ की पूरी तानाशाही शुरू हो जाती है पाकिस्तान में। इस वार के बाद कारगिल वार में हम ही जीते थे और कौन सा ऑपरेशन चला था ये आपको बताना है। ठीक है, इसमें शुरू में स्टार्टिंग ये होता है कि जो कारगिल का अपनी तरफ की कुछ जमीनें होती हैं वहां पे मुजाहिदीन आते हैं। ठीक है, मुजाहिदीन कुछ जो इस्लामिक कट्टरपंथ के इंस्पायर कुछ टेररिस्ट होते हैं, वो टेररिस्ट में पाकिस्तान आर्मी का भी हाथ होता है और फिर भारत अपना रिटेलिएट करता है और उसके सारी अपनी जमीनों को वापस लेता है। तो ये पूरा का पूरा कारगिल वार था। अभी हम लोग बात करेंगे इसके बाद जो एनसीईआरटी में है, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन्स एंड शिफ्टिंग ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इन दोनों एस्पेक्ट को हम लोग जानने की कोशिश